मुंबई के बहुत ही जाने माने एडवोकेट, इनकी एक बहुत बड़ी टीम है। और हम देखते हैं कि एक साधारण सा आदमी से लेके तो एक सेलिब्रिटी भी अगर किसी कहीं फंस जाता है किसी इसमें, तो उसको छुड़ाने के लिए हमेशा रिजवान पटरकर साहब का नाम सामने आता है। एक बहुत ही लीडिंग हाई कोर्ट के वकील है। मैं उनको विनती करता हूँ कि वो अपने ख्यालात आपके सामने रखें। See, the thing is that my brother Mr. Mane has covered up a number of issues, both under sedition laws as well as law relating to the Public Worship Act 1991, as we call it. Places of Worship Special Provisions Act 1991. Before starting with this Worship Special Provisions Act 1991, just a few sentences about 124 capital A. सुप्रीम कोर्ट में जो कॉन्स्टिट्यूशन बेंच का जजमेंट था केदारनाथ का, उसको बेसिस बनाकर ये फाइंडिंग नहीं थी कि ऐसे कौन से केसेस हैं जिनके अंदर 124A का कानून लागू हो सकता है और किसमें नहीं हो सकता। फंडामेंटल रिक्वायरमेंट जो 124 कैपिटल ए का है कि हर एक वो केस जहां पर आप सरकार की क्रिटिसिज्म करते हैं या सरकार को आप क्वेश्चन करते हैं, उसमें 124A नहीं लग सकता। फ्रीडम ऑफ स्पीच जो आपकी फंडामेंटल राइट है, उसको आप एक्सप्रेस कर सकते हो। आप अगर सरकार बनाते हो तो आपको सरकार को सवाल करने का पूरा हक है। अगर आपकी वजह से, आपके वोट्स की वजह से सरकार बनती है तो आपको सरकार को क्रिटिसाइज करने का पूरा हक है। सरकार की जो पॉलिसीज बनती है, कुछ पॉलिसीज आपको सूट होगी, आप तारीफ करोगे, कुछ पॉलिसीज आपको सूट नहीं होगी, आप उसको क्रिटिसाइज करोगे। क्रिटिसिज्म इज वन हेल्दी फीचर ऑफ अ डेमोक्रेटिक सिस्टम ऑफ आवर कंट्री। वो क्रिटिसिज्म को आप वाइप आउट नहीं कर सकते 124 कैपिटल ए के तहत भी, और चाहे दूसरा कानून भी अगर आप लेकर आओ तो भी आप नहीं कर सकते। 124A का कानून जो बना था वो तो महात्मा गांधी और तिलक को काउंटर करने के लिए बनाया गया था, जैसे मेहमान साहब ने बताया। उस वक्त के वो जब रेवोल्यूशन हुआ करती थी ब्रिटिश के टाइम पर, लोगों को क्लैंप डाउन करने के लिए, उनको बंद करने के लिए और एक किस्म का एक खौफ पैदा करने के लिए लोगों के दिलों में कि आप रेवोल्यूशन को सपोर्ट मत करो, आप खड़े के सवाल मत करो। अगर आप 124 कैपिटल ए गौर से देखोगे तो उसके अंदर दो बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड्स है। इफ यू एक्सप्रेस डिससैटिस्फैक्शन एंड डिसएप्रोबेशन टुवर्ड्स द गवर्नमेंट, ये दोनों दो अल्फाज जो है वो समझने के लायक है। डिससैटिस्फैक्शन यानी कि आप सरकार की किसी भी एक पॉलिसी से या किसी भी एक बात से सहमत नहीं हो, you don't support that particular policy. Disapprobation means disliking. आप उस सरकार को पसंद नहीं करते। It's not necessary कि आप हर सरकार को पसंद करो, सरकार की पॉलिसीज पसंद करो, सरकार के काम करने का तरीका पसंद करो। हर एक शख्स को है हक कि अपने ओपिनियन को बनाए और बनाए रखे, ऐसे बनाए नहीं रखे, एक्सप्रेस नहीं करे। सेडिशन तब बनता है जब मैं अपने उस डिससैटिस्फैक्शन को, डिसएप्रोबेशन को, डिसलाइकिंग को इस हद तक लेके चले जाऊं कि मेरी उस डिसलाइकिंग के एक्सप्रेशन की वजह से एक सिचुएशन पैदा हो जाए जहां पर पब्लिक ऑर्डर, लॉ एंड ऑर्डर ब्रीच हो जाए। और वो पब्लिक ऑर्डर, लॉ एंड ऑर्डर ब्रीच करने की सिचुएशन बनाने की मेरी वजह ये थी कि मैं सरकार को गिराऊं। So if I do something, or if I say something by expressing my dissatisfaction to the government, disapprobation, disliking to the government, with the intention of causing a situation of breach of public order, breach of law and order, so that the government falls, you can charge me with sedition, not otherwise. अब जैसे माने साहब ने कहा कि हनुमान चालीसा के केस के अंदर भी इन लोगों ने 124 कैपिटल लगा दिया। इंसिडेंटली उस केस के अंदर मैं ही था, मैं डिफेंड कर रहा था उनको। जब एफआईआर बना था तो सिर्फ 153A का बना था
और कुछ सेक्शन बॉम्बे पुलिस एक्ट का बना था। लेकिन जैसे इन्होंने अपने स्पेशल सरकारी वकील साहब को इंट्रोड्यूस कर दिया तो जाहिर है शायद उनकी राय में 124 कैपिटल ए उस वक्त लगाया गया जब उनको कोर्ट के अंदर रिमांड के लिए प्रोड्यूस किया गया, बिकॉज आई डिड सब्सिक्वेंटली जस्ट अ फ्यू आवर्स बिफोर दे वर प्रोड्यूस्ड इन द कोर्ट। When we moved the night magistrate, it was not 124 capital A. Night magistrate did not hear us, that's different. But 124 capital A को लगाया गया सिर्फ ये इंश्योर करने के लिए कि ये आदमी अंदर बंद रहे एक substantial period of time के लिए. It was done only with this intention so they are able to confine them, have them incarcerated for days and days together. Fortunately for the clients as well as unfortunately for the police department, the learned session just saw through and said that no, this is not a case of 124 capital A and they were granted bail. It's a very incidental case and does not happen generally. Generally, courts are slightly hesitant the moment the charge of sedition comes in. But here the learned judge, even after hearing certain words uttered by the accused in the course of their conversation, criticizing the government, went to the extent of saying that it does not amount to 124 capital. Without taking names, I can even go to the extent of saying that one of the conversations related to using abusive language against a senior head of the government. The court went to the extent of saying that one person does not lead the government. The government is made by several people. So by even expressing your dissatisfaction against one particular person, you cannot say it's a case of sedition. Now it is good that the Supreme Court has stepped in, but when the Supreme Court wanted to clarify the laws of sedition, our Solicitor General Sahab, he came ahead with this particular argument that the judgment of Kedarnath's case cannot be reconsidered and re-examined by our lordships for the simple reason that is the judgment of the constitutional bench. And your only 3 judges were sitting here, so if you want to re-examine, then you will have to arrange for a constitution bench to sit down and then reassess the situation when Kedarnath was passed and whether it would apply to the present case and in a progressive society like Mr. Nomani rightly said. So what the Supreme Court said was that what do? We've got 3-4 categories of cases. Some matters where 124 capital A is applied, it is yet pending consideration. कुछ केसेस है जिसमें 124 लागू हो चुका है, लोग अंदर कस्टडी के अंदर है, जैसे कपिल सिब्बल साहब ने बताया कि 13,000 लोग अभी तक बंद हैं। कुछ केसेस ऐसे हैं जिनको 124 के दायरे में ले जा सकते हैं। सो इन तीन कैटेगरीज को कंसिडर करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने एक कानून बनाया जो कि इन शॉर्ट बोल सकते हैं कि उन केसेस की फंक्शन प्रोग्रेस के बस में लग गया है कि वो केसेस जहां पर केस रजिस्टर नहीं हुआ है, आप कुछ नहीं करोगे, यू विल नॉट रजिस्टर एनी केस अंडर 124 कैपिटल ए, लेकिन उसके साथ में अगर दूसरा कोई कानून लगा है आप उसके अंदर इन्वेस्टिगेशन में प्रोसीड कर सकते हो। जैसे अगर 153 ए लगा उसके साथ में 124 कैपिटल ए लगा तो 124 कैपिटल ए पे इन्वेस्टिगेशन नहीं करोगे, बट यू विल इन्वेस्टिगेट 153 जहां पर लोग जो 13,000 लोग अंदर जो इंकार्सरेटेड है कस्टडी में, उनके लिए सुप्रीम कोर्ट ने ये डायरेक्शन दी कि आप लोग अपनी बेल एप्लीकेशन फाइल करो और कोर्ट जो है वो बेल एप्लीकेशन कंसीडर करेगी ताकि आपको बेल की फैसिलिटी मिल जाए। और जो केसेस रजिस्टर हो चुके हैं और जितने चार्जशीट फाइल हो चुकी है उन केसेस को ट्रायल के लिए पुट अप नहीं करेंगे। 124 कैपिटल ए का ट्रायल नहीं चलेगा, उसके साथ में अगर दूसरे कोई सेक्शंस लागू होते हैं चार्जशीट में उनका ट्रायल आप कर सकते हो। तो कोर्ट जब चार्ज फ्रेम करेगी तो सिर्फ उस लिमिटेड चार्ज को फ्रेम करेगी, 124 कैपिटल को फ्रेम नहीं करेगी। ये जजमेंट इज अ वेरी वेलकम जजमेंट, बट एट द सेम टाइम अब हम सबकी नजरें लगी हुई है सरकार के ऊपर। जैसे कि तुषार साहब ने बताया कि 2014 के हमारी सरकार बनने के बाद में हम लोगों ने 1500 कानून जो है जो कि डिफंक्ट लॉज थे उनको रिपील कर दिया, बहुत सारे कंप्लायंसेस को हम लोग ने डिफंक्ट कर दिया और हम इस 124 कैपिटल ए के कानून को रिकंसिडर करना चाहते, रीफ्रेम करना चाहते। एट द सेम टाइम सुप्रीम कोर्ट के बोलने पर और तुषार साहब के बोलने पर सरकार हैज मेड इट वेरी क्लियर कि उन केसेस में जहां पर नेशनल सिक्योरिटी स्टेक पर आएगी 124 कैपिटल ए लगेगा। और मेरा बोलना है कि ऐसे कोई केस में जहां पर
national security, national integrity is going to be compromised or likely to be compromised or has been compromised, 124A deserves to be applied. But don't use that 124A as a tool to clamp down people and to shut people's mouth. ये जो है इसमें से थोड़ा सा डाइवर्ट करके they will change the words of dissatisfaction and disapprobation. This is what I feel. This is what I feel. I may be wrong, I may be right. I don't know. We'll have to wait and watch. Dissatisfaction और disapprobation का जो मतलब आया है 124 कैपिटल A के अंदर, उस मतलब को थोड़ा डाइल्यूट कर डालेंगे, लेकिन नेशनल सिक्योरिटी और नेशनल इंटीग्रिटी को मेंटेन करेंगे। तो इनकेस अगर किसी की एक्टिविटी को नेशनल सिक्योरिटी अफेक्ट होती है तो उसको 124 कैपिटल ए लागू होना चाहिए। So now I believe they've kept it somewhere in the first week of July, right? Third week of July. It's kept in the third week of July. माने साहब ने जैसे बताया कि लॉ कमीशन ने स्क्रीन में नंबर ऑफ क्वेश्चंस, तो जाहिर है कि गवर्नमेंट ने जिस तरह से एक अंडरटेकिंग दी थी तुषार साहब के थ्रू कि हम रिकंसिडर करेंगे, वो प्रोसेस चालू हो चुका है। We have to now wait and watch. And as I feel, जब भी कानून बनता है तो कानून बनने के टाइम पर लॉ कमीशन के अलावा हम सबकी राय भी ली जाए। हम सबको भी हक बनता है कि हम 124 कैपिटल ए को सपोर्ट करना या नहीं सपोर्ट करना, अपनी राय जो है वो सरकार के सामने पूरा करें। मीडिया एक बहुत ही हेल्दी मीडियम है जिसके थ्रू सरकार तक लोग पहुंच सकते हैं। तो यू पीपल प्ले अ वेरी फिनोमिनल रोल इन सोसाइटी। Please continue playing that role in a very healthy manner. Now coming to Gyanwapi issue, माने साहब ने जैसे कहा है कि unfortunately एक मुद्दा जो था अयोध्या का, वो अब बलून होकर एक बहुत बड़ा हवा बनने के निकला है। बहुत सारी इश्यूज रेज हो चुकी है, तो अजमेर शरीफ के ख्वाजा गरीब नवाज मज़ार शरीफ को भी ये लोग जो है क्वेश्चन कर रहे। आज ही लेटर सर्कुलेट हो रहा था व्हाट्सएप के ऊपर, फिर महाराणा प्रताप संघ है, उन्होंने कहा है कि यहाँ पर किसी बीवी की बेटी थी और हम वो क्लेम कर रहे हैं। मेरी सिर्फ ये सोच है कि इस पूरे मुद्दे को एक मुद्दा बना के लड़ने से बेहतर है कि जैसे जैसे इंडिविजुअल सोच आए वैसे वैसे उसको हमको काउंटर करना चाहिए। इसलिए कि ज्ञानवापी मॉस्क एक एग्जाम्पल सेट हो रहा है, जो उन्होंने पिटिशंस के अंदर जो इश्यूज रेज किए वो मैं आपके साथ में डिस्कस करूंगा। नंबर 1 एक इश्यू वो ये रेज किया है कि सेक्शन 2, 3 and 4 ऑफ द 1991 एक्ट ऑफ प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 that is unconstitutional, that is violating the fundamental right guaranteed by Article 25, freedom of religion. Second, इन्होंने ये बताया है कि सेक्शन 4 का जो एक्सेप्शन है, उस एक्सेप्शन को इस केस में लागू नहीं किया जा सकता, इसलिए पब्लिक वर्शिप एक्ट 1991 इस केस में नहीं लगेगा। अब सिर्फ ये देखिए कि इन लोगों ने जब कोर्ट के अंदर अर्जी डाली, इन्होंने ये मांग की कि हमको आर्कियोलॉजिकल सर्वे करने की इजाजत दी जाए। इसकी वजह यह है कि सेक्शन 4 के अंदर, जबकि सेक्शन 4 कैटेगोरिकली बोलता है कि इट इज हियर बाय डिक्लेयर्ड, यानी कानून डिक्लेयर कर रहा है the religious character of a place of worship existing as on 15th August 1947 shall be maintained and continue to be maintained as it is on the date it existed. यानी 15 अगस्त 1947 को जो स्टेज था उसी तक रखो, except parties. There is a specific exception in section 6, I think so. Section 5 के अंदर this act not to apply to Ram Janmabhoomi Babri Masjid. So there is an exception. अब सेक्शन 4 जब ये डिक्लेरेशन को करता है तो उसके अंदर 2-3 क्लॉजेस कानून के अंदर है
एक तो 1947, एक उससे पहले की अगर कुछ कोर्ट के अंदर अगर प्रोसीडिंग्स है, ट्रिब्यूनल में अगर प्रोसीडिंग्स है, तो उनका क्या होना चाहिए। दूसरा, 18 सितंबर 1991 को ये कानून बना, उससे पहले अगर किसी मुद्दे को कोर्ट में ले जा चुके हैं, ट्रिब्यूनल में लेके जा चुके हैं, तो उसका क्या करना है। दूसरा कि 18 सितंबर के बाद में अगर कोई इस पर्टिकुलर इश्यू को लेकर आए तो क्या करना चाहिए। तीसरा, 18 सितंबर से पहले अगर वो मुद्दा आया है और अगर फाइनली डिसाइड हो चुका है तो उन सब चीजों का क्या करना है। तो इन सब चीजों को डिस्कस करते हुए कानून ये बताता है कि 18 सितंबर 1991 से पहले अगर कोई पर्टिकुलर इश्यू रेज किया गया है किसी स्ट्रक्चर के बारे में, लेकिन फाइनली डिसाइड नहीं हुआ है, तो उसका डिसीजन जो है वो आप क्लॉज 1 और क्लॉज 2 के तहत से आप डिसाइड करो। इन अदर वर्ड्स, आप रिलीजियस कैरेक्टर ऑफ अ प्लेस ऑफ वर्शिप को आप चैलेंज नहीं कर सकते। अब आर्गुमेंट्स के दौरान हुज़ैफा अहमदी साहब जो सीनियर काउंसिल थे, उन्होंने यही पॉइंट रेज किया कि इट इज नॉट डिस्प्यूटेड कि ये जगह जो है वो मस्जिद है, इस जगह के कैरेक्टर को कोई चैलेंज नहीं कर रहा। ये लोग मानते हैं कि 500 साल पुरानी मस्जिद है, तो आप इस चीज को चैलेंज करके वही कर रहे हो जो कि 1991 का कानून आपको करने से मना करता है। तो वहां पर जस्टिस चंद्रचूड़ साहब का एक स्टेटमेंट आ गया that there is nothing to refrain them from verifying the character, and it is not provided in the act that you can restrain them from verifying the character. With profound respect to His Lordship, I got very high regards for him. He's one of the finest judges we got in the Supreme Court. But I personally feel that possibly we failed on our side to convey to His Lordship by showing in the provisions of the Act that the character, religious character of the place of worship is presumed under this Act. So you don't need that exercise of proving it. That presumption is there in the Act, you are supposed to presume it. अब जब प्रिजम्पशन आता है तो जो रेज करता है वो इश्यू, उसको साबित करना होगा कि प्रिजम्पशन जो है ये गलत है, या उस प्रिजम्पशन के आगे उसको डॉक्यूमेंट्स प्रोड्यूस करके एविडेंस देनी होगी उस प्रिजम्पशन को रिवर्ट करने के लिए। ये चीज जो है सुप्रीम कोर्ट ने शायद मिस कर दी है। लेकिन ये जो एक सेंटेंस है, द रिलीजियस कैरेक्टर ऑफ अ प्लेस ऑफ वर्शिप एग्जिस्टिंग शैल कंटिन्यू टू बी द सेम, मींस दैट इज अ प्रिजम्पशन कि 1947 15 अगस्त से पहले का अगर मंदिर है तो मंदिर ही रहेगा, चर्च है तो चर्च रहेगा, मस्जिद है तो मस्जिद रहेगा, दरगाह है तो दरगाह रहेगा। उसकी रिलीजियस प्लेस की कैरेक्टर को आपको टेस्ट करने के लिए कोई एक्सरसाइज करने की जरूरत नहीं है। अब इन लोगों ने ये एक्ट स्टडी करके देख चुके कि इस एक्ट के अंदर एक एग्जेम्पशन, मैं पढ़ लूंगा, नथिंग कंटेन इन सबसेक्शन 1 and 2 जिसके ऊपर हम रिलाय कर रहे हैं, शैल अप्लाई टू एनी प्लेस ऑफ वर्शिप। तो चाहे प्लेस ऑफ वर्शिप यानी कि मंदिर हो, मस्जिद हो, दरगाह हो, गुरुद्वारा हो, चर्च हो, सबको लागू हो जाएगा। इज विच इज एन एंशिएंट हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट और आर्कियोलॉजिकल साइट और रिमेन्स, यानी कि अगर एक पर्टिकुलर प्लेस ऑफ वर्शिप एक एंशिएंट स्ट्रक्चर है, एंशिएंट मॉन्यूमेंट, हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट है, आर्कियोलॉजिकल साइट और रिमेन है, तो इसको ये कानून नहीं लगेगा, उसको वो कानून लगेगा विच इज एंशिएंट मॉन्यूमेंट्स एंड आर्कियोलॉजिकल साइट्स एंड रिमेन्स ऑफ 1958। तो बोला इसलिए अब ये जो ज्ञानवापी मॉस्क है ना, ये हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट है, ये आर्कियोलॉजिकल साइट है, इसलिए इसको 1991 का कानून नहीं लगेगा, इसको एंशिएंट, क्या उसको बोलते हैं, एंशिएंट मॉन्यूमेंट्स एंड आर्कियोलॉजिकल साइट्स एंड रिमेन्स एक्ट 1958। यहां आने से पहले मैं नया कानून है कुछ पता नहीं था, इंटरनेट से डाउनलोड किया और कीपिंग इन माइंड दिस पर्टिकुलर एक्सेप्शन, आई वेंट थ्रू द डेफिनेशंस ऑफ एंशिएंट मॉन्यूमेंट
historical monument, archaeological sites. First condition is that that monument is supposed to be declared by the central government under this act to be a historical monument or an ancient monument or an archaeological site or image. That declaration की एक पीरियड है, 2 महीने के अंदर आपको उस चीज को डिक्लेयर करना है. डिक्लेरेशन की एक मुद्दत होती है ताकि पब्लिक को या किसी को भी अगर ऑब्जेक्शन लेना है तो उसको ऑब्जेक्शन ले सकते हो. वो ऑब्जेक्शन आने के 6 महीने के अंदर अंदर आपको डिसाइड करना है कि ये पर्टिकुलर स्ट्रक्चर जो है ये एक मॉन्यूमेंट है, एक आर्कियोलॉजिकल रिमेन है, एक आर्कियोलॉजिकल साइट है कि नहीं. अब अगर ये डिक्लेयर हो चुका सेंट्रल गवर्नमेंट के थ्रू, तो ये कानून बोलता है कि वो चीज जो होती है वो सेंट्रल गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी बन जाती है. भले दरगाह हो, भले मस्जिद हो, भले चर्च हो, एक ट्रस्ट बनी है, वो ट्रस्ट उस चीज को संभाल रही है, लेकिन वो प्रॉपर्टी ट्रस्ट की नहीं रहेगी, वो बन जाएगी सेंट्रल गवर्नमेंट की. और सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर यहां पर बाकायदा प्रोवाइडेड है, जब मैं सेक्शन पढ़ के आपको सुनाऊंगा, there no such place of worship which has been taken over by the central government can ever be changed. No demolition, no construction, no reconstruction, nothing whatsoever without the permission of the central government. तीसरी चीज इसके अंदर है कि वो केस जिसके अंदर ये मुद्दा लागू होगा उसके अंदर कोई सिविल सूट मेंटेन नहीं हो सकता. There is a bar of jurisdiction that no civil suit can be taken to any court in respect of a particular structure which is covered by this act. अभी इनको टेस्ट कर लो कि भाई तुम कहते हो कि ज्ञानवापी मॉस्क जो है वो एक मॉन्यूमेंट है, एंशिएंट मॉन्यूमेंट है, हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट है of historical importance. It's an archaeological site, it's an archaeological remains. So therefore, this old act of 91 will not apply. Even if you take that as a historical site, as a historical monument, you cannot come before any civil court. So that particular suit of yours is barred by the use of on the point of jurisdiction. तो ये जो आर्कियोलॉजिकल एक्ट को इन लोग ने इंट्रोड्यूस किए हैं, ये जानबूझ करके इंट्रोड्यूस किए ताकि ये एक्सेप्शन के अंदर 1991 के कानून के अंदर गिरेगी. लेकिन अगर आप आर्कियोलॉजिकल एक्ट अगर देखोगे तो इसमें भी इनका लगता नहीं. क्यों? क्योंकि ज्ञानवापी मॉस्क सेंट्रल गवर्नमेंट ने कभी डिक्लेयर नहीं करी है कि इट इज अ पर्टिकुलर एंशिएंट मॉन्यूमेंट, हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट एक्सेट्रा. 2 महीने की मुद्दत जो होती है वो नहीं दी गई. सेंट्रल गवर्नमेंट उसको अपना नोटिफिकेशन पास करके ऑफिशियल गैजेट के अंदर खुद की प्रॉपर्टी करके डिक्लेयर नहीं करी है. Therefore, मेरे हिसाब से इस चीज के अंदर ये दोनों कानून जो है ये लगाकर उस स्ट्रक्चर को अंदर घसीटने का एक कोशिश है. अब साइट के ऊपर क्या है, फैक्ट्स के ऊपर मैं कुछ बोल नहीं सकता, बोलना भी गलत है, बिकॉज मैटर इज सब्जुडिस इन द कोर्ट ऑफ लॉ. अब आर्कियोलॉजिकल सर्वे रिपोर्ट आएगा, सुप्रीम कोर्ट जब बोली है कि इट इज जस्ट अ प्रोसीजरल मैकेनिज्म, इट इज ओनली अ प्रोसीजरल मैकेनिज्म. मैं तो बोलूं कि आर्कियोलॉजिकल सर्वे डिपार्टमेंट को इस केस के अंदर हक ही नहीं बनता है, क्योंकि वो ज्ञानवापी मॉस्क जो है it is not falling in the definition of a historical monument or an ancient monument, so you cannot bring in the archaeological department for taking a survey. इन सब चीजों को आपके सामने रखकर मैं शाकिर भाई का शुक्र अदा करना चाहता हूँ.